के क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे केमिस्ट्री का टॉपिक केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा जब भी आप कोई दो चीजों को कंबाइन करते हैं, आप कभी दो चीजों को मिक्स करते हैं, तो जो आपको तीसरी चीज मिलती है ना, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो बाकी दोनों से अलग होती हैं, क्योंकि वो दोनों के कॉम्बिनेशन के थ्रू बनती है। ऐसी ही जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है ना, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस आर ट्रांसफॉर्म इन न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। वही चीज जो हमने आपको बताया। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, जैसे आप मान लीजिए कि ए और बी इन दोनों कॉम्बिनेशन हो रहा है, इन दोनों कॉम्बिनेशन होने से हमारा जो सी है वो एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है। जी हाँ, इनको हम लोग कहते हैं, जिनका हमारा रिएक्शन होता है उन्हें रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो हमारा फाइनल हमें मिलता है उसे हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। अब बैलेंस इक्वेशन क्या होती है? तो बेसिकली जो भी हमारी इक्वेशन होती है ना, उनके दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो सेम होने चाहिए। उसी को हम लोग एक बैलेंस इक्वेशन के थ्रू जो है डिनोट करते हैं। जैसे कि इसमें हमारे 3 पॉइंट्स है। द फर्स्ट पॉइंट इज सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड। बोथ साइड का मतलब क्या, कि जो आपके रिएक्टेंट है और जो आपके प्रोडक्ट है, इन दोनों के ही साइड में जो आपके एटम्स होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए। इसके बाद में फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि लेट कर लीजिए कि इस जगह पर जो एनर्जी है वो 78 ग्राम 78 ग्राम का टोटल मास है हमारा यहाँ पर। तो ये जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये भी 78 ग्राम से ही रिलेट करना चाहिए, यानी कि दोनों तरफ हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास, दोनों तरफ हमारा जो मास है वो कंजर्व होना चाहिए। इसके बाद में फिजिकल स्टेट। अब देखिए, जो भी हमारी रिएक्शन है वो इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कोई भी दो के कॉम्बिनेशन से हो सकती है, या अपने सिंगल कॉम्बिनेशन से भी हो सकती है। यानी कि गैसीय स्टेट में भी हो सकती है, वो लिक्विड में भी हो सकती है, वो हमारी सॉलिड में भी हो सकती है। अब जैसे हम लोग अगर इसका एग्जांपल देखें तो आपको पता है कि जो हमारा नमक होता है, सॉल्ट होता है, उसका फॉर्मूला NaCl होता है। तो NaCl कैसे बनता है? तो यहां पर बेसिकली हम लोग Na प्लस Cl गिव्स NaCl हो जाएगा। तो अगर मैंने लिखा है तो क्या ये सही लिखा है? आप कहोगे नहीं सर, क्यों नहीं? क्योंकि बेटा आपको पता है जो क्लोरीन होता है ना वो गैसियस स्टेट होता है, और जितने भी हमारी गैसियस स्टेट होती हैं वो हमें एक सिंगल फॉर्म में नहीं मिलती है, उनके साथ हमें Cl2 लेना, जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया, ऐसे हमारी जितनी भी गैसेस होती है ना उनके आगे हम लोग डबल एटम लेते हैं। तो Na प्लस Cl2 गिव्स NaCl। अब आप कहोगे सर ये तो बैलेंस है ही नहीं आपकी इक्वेशन, तो हम लोग एक एक करके बैलेंस करेंगे। हमने सबसे पहले यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2Na हो गया प्लस में Cl2। अब हम क्या करें, जो हमारा प्रोडक्ट बना है इस प्रोडक्ट में हम पूरे से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए यहाँ से हमारा Na भी 2 हो गया और Cl भी 2 हो गया। तो यहां पर ये हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है। अब अगर आप इसका कंजर्वेशन ऑफ मास देखना चाहें तो आपको पता है Na जो होता है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 23 होता है, और 23 में जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। एज इट इज जो होता है Cl2 का हमारा जो होता है वो 35.5 होता है एटॉमिक नंबर। इसमें जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 1 11, 2 3 जा 6 1 7 71। तो आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 617 एंड 7 4 117 ग्राम जो है वो टोटल मास आ रहा है हमारे प्रोडक्ट के साइड का। अब हम लोग जो भी हमारा टोटल मास आ रहा है वो हमारे रिएक्टेंट के साइड का। अब जो हमारा प्रोडक्ट के साइड बना हुआ है वहां पर हम लोग उसका मास निकाल के देखिए क्या इसके ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो आपको पता है कि सर अभी आपने बताया Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 23 होता है, साथ ही साथ में Cl का जो होता है वो 35.5 होता है। तो आप जब इन दोनों को चीजों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 3 और 5 हो जाएगा हमारा 8, 2 और 3 हो जाएगा हमारा 5, और 0.5 जो आपका एज इट इज लिखा हुआ है 58.5 का जब आप 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हमारा 117 ग्राम आ जाएगा। तो यहां से आपने देखा कि हमारी जो भी बैलेंस इक्वेशन होती है ना उसमें हमारे जो नंबर ऑफ एटम्स है वो दोनों साइड तो इक्वल होने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में वो कंजर्वेशन ऑफ मास के रूल को भी फॉलो करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को आपने रिएक्शंस के बारे में समझ लिया, केमिकल रिएक्शंस हमारी क्या होती हैं, हम लोग उनकी टाइप्स के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए सबसे पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा सर कॉम्बिनेशन मतलब क्या? कॉम्बिनेशन मतलब कोई दो चीज मिलकर के एक चीज बनाएंगे। जैसे कि अगर एग्जांपल में आप देखें तो एज ए एग्जांपल अगर हम लोग कार्बन हमारा किस फॉर्म में होता है? कार्बन हमारा सॉलिड स्टेट में होता है, ये भी हमने बैलेंस इक्वेशन में आपको बताया था। अगर आप कार्बन को
ऑक्सीजन के साथ में। अब सर यहाँ पे आपने O2 क्यों लगाया है? क्योंकि बेटा आपको पता है कि जो ऑक्सीजन जो होती है वो क्या होती है, वो गैसेज स्टेट में होती है। तो आप जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करेंगे तब आपको मिलेगी CO2। और सभी को पता है CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी ये भी हमारी क्या है? एक गैसेज स्टेट है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई पर्सन जो है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक बहुत तगड़ा सा पर्सन है, अगर वो चेयर पे बैठा हुआ है, ठीक है, और एक पतला सा पर्सन है वो दूसरी चेयर पे बैठा हुआ है, तो एक जो पर्सन दूसरा वाला आएगा, अगर वो पतले वाले से ज्यादा ताकतवर है तो वो तो उसको उठा के बाहर फेंक देगा उसके साथ में। अब उसके साथ चाहे जितना तगड़ा बैठा हो, लेकिन जो पतला वाला था तो उसने तो उसको उठा के बाहर कर दिया, तो खुद बैठ गया जा करके। तो इसका मतलब हम लोग इसके थ्रू से कैसे समझ सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट नाम से समझ में आ रहा है कि जो हमारा जो मोर एक्टिव मेटल होगा, यानी जो ज्यादा एक्टिव होगा, वो जो हमारा नेक्स्ट एक्टिव होगा उसको निकाल के फेंक देगा, उसको निकाल के फेंक देगा। जैसे कि हम लोग इसका एग्जाम्पल समझते हैं। यहां पे हम लोगों ने एक सॉल्यूशन लिया है CuSO4 का, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है हमारा। अब इसके साथ में जब आप Zn की रिएक्ट कराते हो, Zn को रिएक्ट कराते हो, तो Zn जो है ना वो बहुत ज्यादा एक्टिव है Cu के कंपैरिजन में। तो यहां पर होएगा क्या? अब ये तो मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना कि ये Zn जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉल्यूशन है आपका, ठीक है। तो Zn जो है इस Cu को उठा देगा, Zn जो है इस Cu को उठाएगा, कहेगा उठो, भगा देगा, और यहां पर जाकर के खुद इसके साथ बैठ जाएगा। यानी कि ये आपका बन जाएगा ZnSO4 प्लस में ये जो Cu है ये हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है हमारी डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शन बेसिकली क्या होती है? अ कंपाउंड डिकंपोजेस टू, डीकंपोजिशन में हम आपको बता रहे थे ना कि अ कंपाउंड डीकंपोजेस टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड, यानी कि अब जो आपकी ये एक चीज मिल करके बनी हुई है, जुड़ी हुई है, ठीक है, जब ये अलग अलग हो जाएगी, अब ये जो है अलग अलग 2 कंपाउंड में भी हो सकती है, 2 से ज्यादा कंपाउंड में भी हो सकती है। अब जैसे कि अगर आप इसका एग्जांपल समझेंगे तो आपको पता है, अगर हम CaCO3 का सॉल्यूशन ले लें, CaCO3 क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन लेंगे और जब इसे डीकंपोज करेंगे, अब डीकंपोज के लिए बेसिकली एक बेसिक रिक्वायर्ड होती है हीट की। तो हीट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और हीट का हमारा ये साइन भी हो सकता है, इसे भी बना सकते हैं। तो CaCO3 को जब आप गर्म करेंगे तो यहां से हमारा CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो अलग हो जाएगा, और साथ ही साथ में हमारा CO2 गैस जो है वो भी अलग हो जाएगी। यानी कि CaCO3 का ब्रेकडाउन जब आप करेंगे तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ गैस, अभी 3 टाइप समझे, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन समझी। हम लोग के लास्ट ये 4 टाइप के और बचे हुए हैं, इन्हें और देख लीजिए ध्यान से। अभी आपने डिस्प्लेसमेंट समझा था ना, अब डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो आपको इसके नाम से समझ में आ रहा होगा कि सर डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है कि जो अगर किसी को डिस्प्लेस कर रहा है तो वो उसकी जगह आ जाएगा और दूसरा वाला पहले वाले की जगह आ जाएगा। एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे हमारा AgNO3 लिखा हुआ है, AgNO3 के साथ में जो हमने NaCl की रिएक्शन कराई, ठीक है, जब आपने AgNO3 के साथ में NaCl की रिएक्शन कराई तो यहां से आप AgNO3 क्या है आपका? Ag क्या होता है? सिल्वर, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? NO3 नाइट्रेट, तो ये सिल्वर नाइट्रेट हो गया हमारा। तो AgNO3 के साथ NaCl की रिएक्शन कराने पर ये जो हमारा Ag और Na है, ये दोनों आपस में अपनी पोजीशन जो है वो इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी एक्सचेंज ऑफ रिएक्टेंट्स हो जाता है। तो एक्सचेंज ऑफ रिएक्शन होने का मतलब अब जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो इसकी जगह पर आ जाएगा हमारा Na और इसकी जगह पर आ जाएगा हमारा Ag, यानी कि AgCl प्लस NaNO3। एक चीज हमें आपको बतानी है, जैसे हमने आपको भी फिजिकल स्टेट बताया था ना कि सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, वैसे ही अब देखिए जैसे मान लीजिए ये तो आपने ये जो आपके दोनों सब्सटेंस है ये दोनों आपस में कंबाइन है यानी कंपाउंड बना रहे हैं। कंपाउंड क्या होता है? जिसमें 1 एंड रेदर देन 2 एलिमेंट्स, 2 और मोर एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम लोग बोलते हैं एक्वस। ये AQ लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो AQ का मतलब होता है हमारा एक्वस, ठीक है।
आगे देखते हैं ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन होता है हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बेसिकली इसमें एडिशन होता है ऑक्सीजन का। आपको इसके नाम से समझ में आ रहा होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब इसकी एक शॉर्ट फॉर्म होती है ओले, OLE, ऑक्सीडेशन लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पे ऑक्सीजन का एडिशन होता है और जो हाइड्रोजन होता है उसका रिमूवल हो जाता है। जैसे कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है कॉपर के साथ में जो आपने ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई तो यहां पर आपको कॉपर ऑक्साइड मिल गया, यानी आपका यहाँ पे O का जो ऑक्सीजन है उसका एडिशन हुआ है, तो इसे हम लोग ऑक्सीडेशन में रखेंगे। अब इसी का जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, अब क्योंकि यहाँ पे रिमूव हो रहा था H2, यहाँ पे एडिशन होगा H2 का, और साथ ही साथ में यहाँ पे रिमूव कौन होगा, ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि सर आपने अभी बताया कि ऑक्सीडेशन में जो हमारा ऑक्सीजन है उसका एडिशन होता है, और क्योंकि ये उसके अपोजिट है तो यहां पर इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। इसकी रिएक्शन को ध्यान से समझिए। जब आपने कॉपर ऑक्साइड के साथ में, यहाँ पे देखिए जो कॉपर ऑक्साइड बना था, आपने कॉपर ऑक्साइड के साथ में वापस से हाइड्रोजन गैस साथ में रिएक्शन कराया, तो आपको वापस से देखिए कॉपर अलग हो गया, कॉपर अलग हो गया। अब यहाँ पे जो H2O है, H2O यानी वाटर, ये आपका अलग से फॉर्म हो गया। तो इसमें से एक का हो गया ऑक्सीडाइज और एक हो गई हमारी रेड्यूस। तो ये क्या हो गई, ये सर आपकी ऑक्सीडाइज हो गई। क्यों, क्योंकि यहां से देखिए O का रिमूवल हो गया है, तो ये आपकी ऑक्सीडाइज हो गई, और यहां पर आपका एडिशन हुआ है तो ये हो गई हमारी रेड्यूस। ठीक है, अब लास्ट में ये देखिए, ये एक्चुअल में रिएक्शन नहीं है पर ये कभी कभी डिफरेंट टॉपिक में पूछ लिया जाता है कि ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है। तो बहुत छोटी सी चीज है, देखिए जो भी कोई रिएक्शन होती है ना उसमें अगर हीट रिलीज होती है ना, यहां पे हमने टर्म लिखा है ना हीट में रिलीज और एब्जॉर्ब, तो जब किसी भी रिएक्शन में हीट जो होती है वो रिलीज होती है तो वहां पर होती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जब किसी रिएक्शन में हमारी हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी कि रिलीज का मतलब जो प्रोडक्ट साइड में वहां पे हीट निकलेगी, और एब्जॉर्ब का मतलब जो हमारा रिएक्टेंट है उसके साथ में हीट लगानी पड़ेगी हमें। समझ में आ रहा है? अब इन दोनों रिएक्शंस को ध्यान से देखिए, यहां पे लिखा हुआ है CH4। CH4 क्या होता है सर, मेथेन होती है, और मेथेन क्या होती है बेटा, मेथेन गैस होती है, पता है ना आपको। तो मेथेन के साथ में जब आपने ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई तो यहां पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड साथ में वाटर और साथ में हीट रिलीज हुई, तो यानी कि ये कौन सी रिएक्शन हुई, आप कहोगे सर आपने अभी अभी बताया है कि जो हीट होती है ना वो एक्सोथर्मिक में रिलीज होती है, यानी कि प्रोडक्ट की साइड होती है, तो ये हो गई आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ये वाली हो गई आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। लास्ट के दो टॉपिक पे चलते हैं हमारे, कोरोजन और कोरोजन और रस्टिंग। अब आपको इनके नाम से समझ में आ रहा होगा कोरोजन क्या होता है। देखो बेसिकली कोई चीज अगर डिके होती है ना टाइम के साथ साथ में घटती जा रही है, मतलब उसकी क्वालिटी खराब होती जा रही है। अब क्वालिटी खराब होने से मेरा मीन है कि वो चीज जो होनी चाहिए ना आपकी वो रिएक्टिव मेटल्स हो, नहीं मेटल्स के फॉर्म में होनी चाहिए, तो बहुत सारी चीजें खराब होती हैं। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन हमारी क्या होगी, when surface area of a reactive metals, आप डेफिनेशन को ध्यान से समझिएगा, when surface area of a reactive metal, यानी कि वो मेटल जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, रिएक्टिव होना चाहिए, are attacked by air, water and other substance around it। अटैक का मीन्स होगा, देखो जब भी आपकी कोई चीज है, आपको हम एक चीज एज्यूम कराते हैं, मान लीजिए कोई एक रस्सी है, आप किसी नए घर, आप किसी घर में गए, आपने वहां पे एक रस्सी से लटका करके एक पत्थर रख दिया, और वो रस्सी जो है ना बहुत मोटी है, और पत्थर जो है सिर्फ एक आपका एक इतना बड़ा पत्थर है। अगर आप 1 साल बाद गए रस्सी नहीं टूटी, आप 3 साल बाद गए रस्सी नहीं टूटी, आप 5 साल बाद गए रस्सी अभी भी झुक गई है और नीचे टूटी नहीं है, आप वापस से 7 साल हुआ है, अब आपने देखा कि जो रस्सी है ना वो पूरी तरीके से सड़ चुकी है और वो टूट के नीचे गिर चुकी है। आपने रस्सी को उठा के उसको हालात देखे, हालात में गलत वर्ड हो गया, आपने रस्सी को उठा के उसकी कंडीशन देखी, तो कंडीशन में आपने ये देखा कि उसने उसके ऊपर बाई एटमॉस्फेयर बहुत सारा अटैक हुआ है। अटैक मींस क्या हुआ है, उस पर लगातार मॉइस्चर रहा है, ठीक है, एयर में जो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं हमारे वो है, तो जब लगातार उसमें जो है ना कॉन्टिन्यूअस डिके होता रहा, जिस दिन से आपने उसको लटकाया था उसके 7 साल तक, और वो एक टाइम पर आकर के टूट गई।
तो वही चीज कोरोजन में भी होता है। हमारे कोरोजन में धीरे 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 डिके होता रहता है। ऐसे ही रस्टिंग समझिए, रस्टिंग का मतलब क्या हो गया, जंग लगना, सीधा सा हिंदी वर्ड है जंग लगना। अब जंग किसमें लगता है, आयरन में। देखो आयरन को कोई भी मेटल खराब नहीं कर सकता है। इस पूरे ही हमारे वर्ल्ड में आयरन एक सुपीरियर मेटल है, लेकिन पता है वो खुद को खराब कर लेता है। तो रस्टिंग क्या है, बेसिकली रस्टिंग इज मेनली हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। अब हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है, हाइड्रेटेड है ना, तो Fe2O3.XH2O जो होगा वो उसका केमिकल फॉर्मूला होगा। सर आपने यहाँ पे X2 रखा है क्योंकि बेटा वहां पे H2O के कितने मॉलिक्यूल है ये आपको नहीं पता है, वहां पे बहुत सारे हो सकते हैं, वो लोग रिएक्शन बाय रिएक्शन लेट कर लेंगे। व्हीकल्स बॉडी ऑफ व्हीकल, ये क्या क्या करते हैं, ये व्हीकल्स की जो बॉडी होती है उसे खराब कर देते हैं। ब्रिजेस, जो ब्रिज हमारे होते हैं ना, जो हमारे आयरन से बने होते हैं, उन्हें खराब कर देते हैं। अब इनका प्रिवेंशन क्या है, देखिए बेसिकली हमारे घरों में भी गेट लगा होता है, लोहे का मान लीजिए किसी घर में गेट लगा हुआ है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले वो आने के बाद में उसे पेंट कर देता है। तो पेंट करने से क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक वो होता है ना वाटर होता है, देखिए जो भी एयर के साथ में जब वाटर कंबाइन होता है ना, और जब आपका ये Fe जो मेटल रहता है वो जब साथ में आपस में कांटेक्ट में आते हैं, तब उसी की वजह से तो रस्टिंग होता है। तो जब उसको डायरेक्ट कांटेक्ट ही उसने खत्म कर दिया पेंट करके, तो पेंट करने की वजह से उसकी लाइफ कुछ टाइम और बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसे ही ऑयलिंग करने से भी रस्टिंग जो है वो खत्म होती है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक कीजिए और साथ ही साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैप्टर की पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर है, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।